ही बनवाते तो इतने पैसे देते ना। 2.72 गलती हो गई थी। 2.72 मिलियन यूनिट्स पिछले साल उन्होंने बनाए थे जी। मैंने कहा कि अगर अगले साल भी उतने ही यूनिट्स बनाए तो कितने पैसे देंगे? बढ़ाएंगे ना, ये महंगा किया है मैंने। अगर उन्हीं लोगों से उतने ही यूनिट बनवाए तो जितने पैसे दिए थे वो बस थोड़े महंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको कहें कि तुम्हें हम 20% बोनस देंगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे और यूनिट्स बना देंगे। किसका 20%? सेल्स का, प्रोडक्शन का 20%। टोटल का या लेबर कॉस्ट का? यानी इसका 20% या सेल्स का 20%। इंक्रीज जितने होंगे 367 का कि 385 का? क्यों 367 क्यों? तो ये वो नेक्स्ट ईयर ही है भाई। हाँ 2003 में तो 2004 जब आया ही नहीं तो मिली कैसे? अच्छा मैं अभी अगर नहीं अभी कुछ सवाल नहीं ले रहा, पहले पूरी बात सुन लें। एक एम्प्लॉय की तनख्वाह है 100 रुपए और उसको हम कह रहे हैं कि तुम्हें हम 20% बोनस देंगे। तो किसका 20%? 100 रुपए का 20%। उस लेबर को इससे क्या लगे कि हमारी बाकी कॉस्ट क्या होती है कि हम पूरी कॉस्ट का 20% दें उसको तो अपने से कंसर्न है ना। हम वर्कर को कह रहे हैं कि तुम्हें 20% बोनस देंगे। किस बात का बोनस? किसका 20%? जितने पैसे उसको पहले मिलते थे उसका 20% बोनस मिल जाएगा। हाँ अगर कोई ऐसी बात हो अगर कि जो सेल्स पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्केयर लेंगे, फिर पावर 3 लेंगे, फिर जो आएगा उसका हम तुम्हें 20% देंगे, फिर ये बताया जाता, फिर ये बताई जाएगी ना पॉलिसी। अगर नहीं, अगर इतनी सी बात है कि वर्कर को हमने 20% बोनस देना है तो किसका 20% बोनस देना है? जितने पैसे उसको पहले देने हैं। तो अगर हम उससे एक्स्ट्रा काम ना भी करवाते तो भी 367 की बजाय 385 ही देने थे ना। तो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी के मुताबिक 2004 में इतने पैसे उनको हमने वैसे भी दे ही देने थे। लेकिन चूंकि उनको लालच देंगे कि हम तुम्हें 20% बोनस देंगे, तो वो 20% किसका होगा? जो 4 साल पहले इनको पैसे दिए थे, इसी का ही 20% होगा ना। तो जब हम इसका 20% उनको ऑफर करेंगे, कितना बना? 20% कितना बना? 20% 77.07। ये किया है मैंने 385.35 का 20%। तो जब उनको बोनस दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इतने पैसे और देके कितने यूनिट्स हमें और मिल जाएंगे। इसका 15%। 408। ये 408 ऐसे निकला कि 2.72 का 15%। पहले बात पूरी कर लूं फिर पूछिएगा सवाल। यहां तक वाली बात फिर सुनिए। पिछले साल इन लोगों ने जो परफॉर्म किया था कि 2.72 मिलियन यूनिट्स बनाए थे। हम उन्हीं लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑफर ना करते तो भी उसी काम का उनको अब की बार इतना मिलना था। महंगाई है, लेकिन साथ हमने ऑफर किया कि जितने तुम्हारे पैसे बनते होंगे ना हम तुम्हें 20% और देंगे, तो इसी का 20% देंगे ना।
तो इस इंसेंटिव की वजह से वो अपनी प्रोडक्शन 15% बढ़ा लेंगे। यानी जितने उन्होंने यूनिट्स 1000 घंटे में इतने यूनिट्स बनाने थे, तो अब वो ज्यादा अच्छा काम करके 1000 घंटे में इतने और बना देंगे। लेकिन इससे हमारा काम चल नहीं रहा। हमने 2004 में कितने यूनिट्स बनाने हैं? 3.4 तो नहीं बन पाए, ये तो 3.1 बने। अब हमें मजीद यूनिट्स तो बनाने पड़ेंगे। कितने और बनाए कि 3.4 हो जाए? 27। इतने यूनिट्स बनवाने, इनकी बस हो गई, इनमें और हिम्मत नहीं थी। इतने यूनिट्स और बनवाने के लिए हम और लोग लाएंगे, और वो जो और लोग लाएंगे उनको हम कहेंगे कि तुम जितने यूनिट्स बनाओगे पर यूनिट हम तुम्हें 180 रुपए देंगे। 48.96। तो हमें 2004 में 3.4 मिलियन यूनिट्स बनाना टोटल लेबर कॉस्ट करेगा 511.38। अब सवाल का लास्ट पॉइंट पढ़ लें। जो अंग्रेजी लिखी है देखिए, मैंने यहां पर वही किया है। अब इसको पढ़ने के बाद पूछें जो पूछना है। पढ़ लें पहले, वो पढ़ लिया? नहीं, अभी जनरल ना पूछो, पहले मैं इसको क्लियर कर लूं, इस पॉइंट को। जी बताएं, इसमें जो पूछना है। आप पूछें जो पूछ रहे थे। कुछ नहीं, फिर तो कुछ सवाल था पूछने में। अब आप बोलिए। जो कुछ भी उन यूनिट्स को बनाने में लगता है, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कुछ भी उनको बेचने के लिए देना पड़ा होता है, यानी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, अगर वो वेरिएबल है तो हाँ आएगी। लेबर 511.38। ओवरहेड्स वेरिएबल और फिक्स्ड अलग करने पड़ेंगे या टोटल चलाने तो चलेगा? अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल को ग्रो करना होता है और फिक्स को सिर्फ महंगा करना होता है। क्या बात, क्या कह रहे हो?
वेरिएबल एफओएच कितने पिछले साल? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे उनमें से एक तो थी डेप्रिसिएशन 285, फिर इसके अलावा अदर फिक्स्ड एफओएच थे 165, तो बाकी क्या थे? बाकी फिर वेरिएबल होंगे। फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक है प्रोडक्शन वॉल्यूम से। अच्छा, शुक्रिया, बता दिया, शुक्रिया, ये तो होता ही है। तो पॉइंट 3 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, पॉइंट 3 में जो लिखा वो वही है। उसके आगे वेरिएबल ओवरहेड्स का जिक्र नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 में जिक्र है, उससे पता चलेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं। और पॉइंट नंबर 1 में इन्फ्लेशन दिया हुआ है, कितना? ऑल ओवरहेड्स 5% पे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो पिछले साल के थे, पहले तो वो ढूंढे ना, पिछले साल के थे 635 में से 285 निकालने और 165, ये आ गए जो पिछले साल वेरिएबल ओवरहेड्स थे। क्योंकि वेरिएबल है तो इनको इनटू 1.25 भी करना है, वेरिएबल है, और महंगाई कितनी हो रही है? 1.05। पिछले साल के टोटल एफओएच, इसमें से जो डेप्रिसिएशन और अदर फिक्स दिए हैं वो माइनस कर दिया, तो बाकी फिर वेरिएबल है। वेरिएबल है इसलिए 1.25 भी होगा और महंगाई भी होगी। अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स पे आते हैं, ये कितने थे? 165। इन्होंने महंगा भी होना है और वॉल्यूम भी बढ़ना है? नहीं, इन्होंने सिर्फ महंगा होना है। 173.25 डेप्रिसिएशन। यहां तक पहुंचे, फिर डेप्रिसिएशन बताता हूं। देखें, हमने लेबर बाहर से लिए, यूनिट्स नहीं बाहर से लिए। जो मशीन थी प्रोडक्शन उस पे होनी है। अब उन मशीनों पे जिन वर्कर्स ने काम करना है वो वर्कर्स कम पड़ गए थे, वर्कर्स और लिए हैं, मशीनें तो वही हैं, यूनिट्स नहीं और खरीदे। ये लेबर है जो हम और लाए थे, तो काम तो वो हमारी उन्हीं मशीन पे कर रहे हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड तो वैसे ही रहेंगे। जो सेलिंग खर्चे हैं, नहीं, आप बात दोबारा पूछना क्या जा रहे हैं? प्रोडक्शन से ही होते हैं, सेल से कब होते हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का प्रोडक्शन से ताल्लुक है ना, सेल से कब ताल्लुक है? क्योंकि अभी तक के सवालों में ऐसा नहीं था कि सेल्स की ग्रोथ कुछ और प्रोडक्शन की कुछ और, तो इसलिए शायद आपको लग रहा है कि सेल्स वाले हैं। लेकिन अगर सेल्स की ग्रोथ डिफरेंट है और प्रोडक्शन की डिफरेंट है, तो ये सारे खर्चे प्रोडक्शन की ग्रोथ से रिलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्फ्लेट वो होता है जो खर्चा फिर दोबारा होगा। ये तो डेप्रिसिएशन है जो पुराने खरीदे हुए एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं। कल तक के सवालों में जो डेप्रिसिएशन पिछले साल होती थी, हम उसी को अगले बजट में भी रख लेते थे।
क्योंकि कुछ कहा नहीं था कि चेंज है, अब होगी चेंज। पिछले साल डेप्रिसिएशन थी 285, अब इसमें बहुत सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन थी, उनमें से एक मशीन ऐसी है जिसकी कोई थी डेप्रिसिएशन, अब उस मशीन में चेंज आने लगा है, तो डेप्रिसिएशन में भी चेंज आएगा क्योंकि लाइफ चेंज हो रही है। तो 2004 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? फर्ज करते हैं कि वो जो मशीन थी पिछले साल उसकी डेप्रिसिएशन 20 थी, अब उसकी डेप्रिसिएशन 24 हो जानी है, क्या करें? इस 285 में ये शामिल था ना, तो इसकी जगह ये लाना है, अब ये 20 माइनस करके 24 ऐड कर। तो जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी उसके बारे में एक मशीन का जिक्र है कि उसमें चेंजेस होने लगी हैं। पिछले साल की टोटल डेप्रिसिएशन थी कितनी? 285। इसमें से वो मशीन जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो पुरानी डेप्रिसिएशन थी वो निकाल देते हैं और रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन डाल देते हैं। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करने के लिए कॉस्ट हो तो टोटल लाइफ चाहिए, लेकिन रिमेनिंग लाइफ हो तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? बुक वैल्यू से। तो आपको बुक वैल्यू ही दी हुई है और रिमेनिंग लाइफ ही दी हुई, तो उससे भी स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रिसिएशन निकल आएगी। कितनी बुक वैल्यू दी हुई है? 40 माइनस आरवी 5 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 5। तो इस मशीन को जब रिपेयर नहीं किया था तो उसकी डेप्रिसिएशन होती थी इतनी, ओवरहॉलिंग करेंगे तो उससे लाइफ बढ़ जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी चेंज, तो इसकी रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन इसमें शामिल कर लेते हैं। रिवाइज डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? जो 45 पहले है प्लस 35 हो जाएगा कैपिटलाइज, लेकिन अब इसकी आरवी 5 नहीं फिर 9 होगी और रिमेनिंग लाइफ 12 होगी। तो 7 निकाल के 5.5 शामिल कर लेते हैं। कैसे? नहीं 40 कब की वैल्यू है? पिछले साल की शुरू की नहीं है, इस साल के शुरू की है। ये सवाल ये है कि मैंने ये जो 7 कैलकुलेट किया है ये मैंने 40 के ऊपर कैलकुलेट किया है, तो जब मैं रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं तो फिर से 40 पे क्यों लगा रहा हूं? मैं 40 में से 7 माइनस कर लेता। देखो असल में ना स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 7 हुआ करती थी, हमने सिर्फ ये देखा है कि इस साल की बुक वैल्यू शुरू में 40 थी, अगर 2004 में भी यही ऐसे ही डेप्रिशिएट होता तो वो इतना डेप्रिशिएट होता। ये मैंने 2004 की डेप्रिसिएशन निकाल के देखी है, ये मैंने 2004 की निकाल के देखी है, ठीक है। चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो 3 में भी कितनी डेप्रिशिएट हुई थी? 7, तो वो 7 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, फिर 40 बचा था। इस 40 में फिर से नहीं 7 चार्ज करनी, ये तो मैंने वैसे 40 से कैलकुलेट करके देखा सिर्फ इसलिए है कि अगर इस साल की 7 बनती है तो यकीनन पिछले साल भी 7 ही होती थी, तो इस साल तो डेप्रिशिएट करेंगे, 2004 में तो डेप्रिशिएट होगा ही 5.5। डेप्रिसिएशन टोटल बन गई 283.5, ये लिखेंगे यहां पर, और FOH हो जाएगा नहीं 7 लिखिए।
लिखी नहीं, 7 तो मैंने निकाली है, ये लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सारी कहानी। अगर हम कैपेक्स ना करते तो इसकी डेप्रिसिएशन 2004 में भी इतनी हो जाती। ये मैंने कैलकुलेट 2004 की है, जो होगी अगर हम ओवरऑल ना करें तो अगर 7 होगी तो फिर पहले भी हर साल 7 ही होती थी, तो जो पिछले साल का 285 दिया हुआ है उसमें भी फिर 7 ही शामिल थी, वो 7 निकाल दी ताकि पता चल जाए कि इस मशीन के अलावा बाकियों की डिडक्शन कितनी थी, वो बन गई 277 278, और इस नई मशीन की डिडक्शन रिबेट की वो हमने साथ शामिल कर दी। डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट करना चाहिए, दोबारा सुन ले, डेप्रिसिएशन नया खर्चा नहीं है, इन्फ्लेशन तब होती है जब हमने फिर से कोई नया खर्चा करना होता है, तो डेप्रिसिएशन तो पुराने खरीदे हुए एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। कितना बन गया एफओएच? 699.56। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी 3170.5 और जीपी बन गया, पता नहीं, मैंने तो सुनी सुनाई बात लिखी नहीं, 1900 तो यही है। जीपी कितना आ रहा है? 1589 पॉइंट। अच्छा, एक सिर्फ मैं एडमिन एक्सपेंस निकाल रहा हूं, बाकी फिर मैं यहीं से इंशाल्लाह कल सवाल कंटिन्यू करता हूं। सेलिंग एक्सपेंसेस और कमीशन ये कल निकालता हूं, अभी सिर्फ एडमिन आसान सा है, वो देख लें। जी जी, क्या हुआ? 7 क्यों लिखा? ये 7 वाली बात और किसको समझ नहीं आई? सच्ची सच्ची, ये 7 क्या बात? ये 35 क्यों प्लस किया, ये समझ नहीं आया। 9 माइनस क्यों किया है? हाय हाय, जब एसेट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो वो कैपिटलाइज हो गया, ये 35 ऐड हो गया, और जब एसेट में कोई चेंज आती है तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए आरवी भी रिवाइज्ड वाली लेते हैं और लाइफ भी रिमेनिंग वाली लेते हैं, तो ये 9 मिलियन रिवाइज्ड आरवी दी हुई है। ये 7 लेस करना एक के अलावा और किसको समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? एतराज है या समझ नहीं आया? समझ नहीं आया। अच्छा, करता हूं रिपीट। एडमिन एक्सपेंसेस पिछले साल कितने थे? 10, और ये सारे ही फिक्स्ड थे, तो इनको करना है सिर्फ इन्फ्लेट, लेकिन इनमें 105 में 18 की डेप्रिसिएशन भी शामिल है, उसको निकाल के बाकी को इन्फ्लेट करना है। बंद कर दिया। 105 है ना, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, उसको निकाल के फिर इन्फ्लेट किया, और इन्फ्लेट करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, वो 17 होगी। ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5 या 4 के अंदर। 108.35।
और ये जो मशीन पुरानी बेचेंगे इस पे होगा गेन ऑन डिस्पोजल। तो वो जब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे ना तो इसके नीचे आ जाएगा एड अदर इनकम। 17 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन 18 निकाल दी क्योंकि इन्फ्लेट करना था, तो निकाल के वापस ऐड भी तो करना था ना, कि छोड़ देना था, करना था, लेकिन वो 18 की जगह 17 होगा। इसको मैं यहां से कल कंटिन्यू करता हूं इंशाल्लाह, और होमवर्क परसों के लिए स्प्रिंग 20 समझा देता हूँ, आप आ सके समझ जी। नहीं वो कॉस्ट, अच्छा चलो ठीक है कर लिया। दोबारा बोलो। कल क्या की थी आखिरी बात, अगर कुछ याद हो? कल वाली कोई बात याद हो? अच्छा अबू दाऊद में रिवायत है, पता नहीं शायद ये बात पहले हो चुकी है, अगर हो गई तो दोबारा सुन लें। अबू दाऊद में रिवायत है, और ये ना आपसे तुमका एक सुन्नत अमल पता चल रहा है, बल्कि हो गई थी बात। मैंने कल नफल की बात की थी कि मकरू टाइम क्या है। इब्ने माजा में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोजेदार का दर्जा पा लेता है। देखें, जब रोजे की हालत में होता है ना तो इंसान सब्र कर रहा होता है, बहुत अजर है उसका, रोजे का बहुत अजर है। और वो जो खाना खा रहा है, इफ्तारी नहीं वैसे कह रहा हूं, खाना खा रहा है और खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, इसका रिवॉर्ड ऐसे ही हो गया जैसा रोजे रखने पे सब्र करने वाले का रिवॉर्ड है। तो हमें जो खाना खाने को मिल रहा है ये हम अल्लाह के शुक्रगुजार होकर के हमें खाने को मिल रहा है। जैसे अभी ना एक पिछले क्लास में एक वाकया हुआ, वो मैं पानी पी रहा था, तो पहले कोई शायद जग रखते हुए या किसी तरह गिलास का ना एक कोना टूट के गिलास के अंदर गिरा हुआ था, और वो कोना इतना शार्प था, इतना कोई लंबा था मेरे ख्याल में, और बहुत शार्प था, और मैंने जब पानी पिया है तो वो मेरे मुंह में चला गया हुआ था वो, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुंह में कुछ गया है। फिर मैंने निकाला तो वो इतना बड़ा टुकड़ा था शीशे का, बहुत इंतहाई शार्प, और अगर वो पानी के फ्लो में, वो तो यहाँ अड़ गया ना, अगर पानी के फ्लो में आगे चला जाता तो इतना शार्प शीशे का टुकड़ा, तो आपको खबर आनी थी कि आज क्लास नहीं हो रही कॉस्ट की। अब उस पे लेकिन लम्हे की बात थी ना, एक लम्हे की बात थी, और वो जब गले के अंदर से उतरना था, जहां जहां से भी उसने जहां भी जाना था, डैमेज होना था शदीद किस्म का। अब ये एक बहुत छोटा सा लम्हा था, बिल्कुल छोटा सा लम्हा था कि वो मेरे इधर होंठ पे लग गया, मुझे अंदाजा हो गया। अगर मैं वो बड़ा घूंट उस वक्त अंदर किया होता और वो घूंट के शुरू में आ गया होता तो वो तो फ्लो में आगे चला जाता। इस तरह के कितने ही काम होते हैं कि अगर हम शुक्र करने वाले बने तो हमें शुक्र करते रहना पड़ेगा, शुक्र करते रहना चाहिए। अब मुझे बज़ाहिर मौत का वक्त मेरा नहीं था, डेफिनेटली नहीं आनी थी, लेकिन नुकसान तो होना था। अब उस वक्त फिर अंदर जो शुक्र बना है, तो शुक्र अल्लाह को बहुत पसंद है। तो जो खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला है उसका वैसा ही रिवॉर्ड हो गया जैसे सब्र करना था उसने रोजा रख के। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
ਨਿਮਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ।